करेंगे जिससे आप लोगों को लाइव सेशन हमारे फेसबुक पेज पे मिल पाएगा। जैसे कि आप कई छात्र हमारे ऐसे भी होंगे जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस को भी अटेंड कर रहे हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं तो ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोगों की फेसबुक पे और लाइव चलती हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग इस फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए जिससे आप लोग इस सेशन का आनंद ले पाए। आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। दूसरा दोस्तों, जो भी छात्र हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी हमारे बिजनेस पार्टनर जुड़ चुके हैं, उन सबका स्वागत है। उन लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा आज इस सेशन को आप बेहतर तरीके से आप सुनिए, समझिए। जो भी चीजें आप लोगों को पॉइंट लगता है कि जो नोट करने के लिए आप लोगों के लिए, उसको नोट कीजिए। आप लोग अपने पास एक नोटबुक और एक पेन जरूर साथ में रखिएगा, क्योंकि ये जो सेशन है ये सिर्फ आप लोगों के लिए हम लोगों ने लाया है। एपीएल ने सिर्फ आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म निर्धारित किया जिसके द्वारा आप लोगों की नॉलेज को और ज्यादा हम लोग बेहतर बना पाए। जो भी सेशंस आप लोगों के लिए हैं, ये सारे सेशंस हमारे फेसबुक सोशल मीडिया पे, फेसबुक पेज पे ऑलरेडी लाइव चलते हैं। कोई भी अगर पार्टनर या कोई छात्र छात्राएं अगर इस सेशन को नहीं अटेंड कर पाते हैं तो इस सेशन को आप दोबारा हमारे फेसबुक पेज के द्वारा भी देख सकते हैं। तो ये जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत नॉलेजेबल रहेगा। जिसको हमारा ट्रेनर को जो लीड करेंगे उनका नाम मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहूंगा, ऋषिकेश अबाने हैं, जो बहुत ही बेहतरीन इसकी नॉलेज देंगे स्मार्ट कॉमर्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने पिछली जो 2 सेशंस आप लोगों ने अटेंड किए थे, विपिन सर ने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया नॉलेज आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया, डीजी स्मार्ट 1 डीजी स्मार्ट 2 के बारे में। प्लस अमन सर ने भी आपको इसके बारे में काफी नॉलेजेबल पार्ट रखे थे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा दोस्तों, इस सेशन को अटेंड करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों के लिए हर एक अल्टरनेट डेज पे हम लोग कुछ अलग चीजें आप लोगों के लिए लाते हैं। हर एक प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज हम लोग देते रहेंगे। तो दोस्तों बहुत ज्यादा आप लोगों का मैं इंतजार नहीं कराऊंगा, आप लोगों को आगे लेके चलते हैं। मैं आगे का हैंड ओवर करना चाहूंगा ऋषिकेश सर को। ऋषिकेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अनुराग सर का कि बहुत अच्छे से उन्होंने जो रहेगा में हमने लिया था डीजी स्मार्ट 1 के बारे में और डीजी स्मार्ट 2 के बारे में। तो आज हम जानकारी लेने वाले दोस्तों स्मार्ट कॉमर्स के बारे में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा होस्ट को कि पीपीटी शेयर किया जाए। अगला जो सेशन है हम पीपीटी के माध्यम से डिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि फर्स्टली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पूरे एपीएलएल परिवार की तरफ से इस एपीएलएल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों स्मार्ट कॉमर्स। तो स्मार्ट कॉमर्स के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। जैसे कि स्मार्ट कॉमर्स डिजाइन करने के पीछे एपीएलएल का जो मोटिव था कि हमारे जो स्टूडेंट्स कैटेगरी उनके लिए लॉन्ग टर्म करियर गोल लेके आए, इस मोटिव को रखते हुए स्मार्ट कॉमर्स को जो है वो डिजाइन किया गया था। जिसके कंटेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों कंटेंट में हमें यहाँ पे देखने मिलता है फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस जो कि एक महत्वपूर्ण टूल्स है ऑफिस सूट्स का, जिसमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और एक्सेस ये सारे टूल्स उसमें सीखने मिलते हैं। देन इंटरनेट और ईमेल, बिजनेस अकाउंटिंग और एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर यहाँ पे सीखने मिलता है टैली ईआरपी, देन ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, डिफरेंट डिजिटल एप्लीकेशन और डीमोनेटाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे हमें सीखने मिलते हैं। देन दोस्तों मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाना चाहूंगा जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि इस वर्ड में ही सारा कुछ दिया हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एक कंप्यूटर को, हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को कोऑर्डिनेशन करने का जो काम एक सॉफ्टवेयर करता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें कि कुछ टाइप्स आप इस स्लाइड्स में भी देख पा रहे होंगे दोस्तों। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का होगा, विंडोज एक बहुत पॉपुलराइज ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन मैक ओएस, लिनक्स, उबंटू, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिनका अलग अलग तरह का टाइप ऑफ वर्किंग होता है। जैसे कि हाल ही फिलहाल में आप देख पा रहे हो कि विंडोज 10, विंडोज 7 अभी जो रनिंग में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं कि विंडोज 7 चल रहा है, विंडोज 10 चल रहा है। तो इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा दोस्तों। और इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है कि ये एक ऑफिस टूल्स है दोस्तों, जहां पे ऑफिस में यूज करने वाले मोस्ट ऑफ ऑफिस में जो भी सारे काम होते हैं वो इसी टूल्स पे ऑपरेट किए जाते हैं, जिसमें अलग अलग टूल्स यहाँ पे काम आते हैं, जिसमें से 4 टूल्स हमें यहाँ पे सीखने मिलते हैं, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेस, ये 4 टूल्स वहां पे
हमें सीखने मिलते हैं, जिसका अलग अलग टाइप ऑफ वर्किंग होता है, अलग अलग काम होता है, हर एक टूल का अलग अलग वे होता है, अलग अलग नॉलेज उसमें हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगा। तो हम जैसे कि फर्स्टली हम जानकारी लेते हैं दोस्तों एमएस वर्ड के बारे में। तो एमएस वर्ड ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें दोस्तों हम डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, उससे सेव कर सकते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट टाइप करके उससे डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंटेशन हम बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपना रिज्यूम बना सकते हैं, कि बहुत सारे दोस्त यहाँ पर हमारे पास जुड़े हुए थे कि उन्हें आज भी पता नहीं होता कि रिज्यूम हम कैसे बना सकते हैं। तो रिज्यूम बनाना एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हम वहां पे वर्ड में बना सकते हैं। देन ऑफिशियल लेटर्स, आप दोस्तों बैंक में जाते होगे, अलग अलग दफ्तरों में जाते होगे, वहां पर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ होता है, वहां पे अलग अलग तरह के लेटर्स, इंटीमेशन लेटर्स वहां पे लगे हुए होते हैं। तो ये जो सारे लेटर्स बनाने के जो काम होते हैं दोस्तों, वह एमएस वर्ड में बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ अलग अलग तरह के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इस वर्ड एप्लीकेशन में बना सकते हैं। तो नेक्स्ट, तो जिसमें कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक रिज्यूम यहाँ पे मैंने लगा हुआ है, जिसमें एक फोटो भी यहाँ पर लगा सकते हैं, ऊपर आपके नाम, आपकी डिटेल्स वहां पर बना सकते हैं। साथ ही साथ इस वर्ड में आप अलग तरह से टेबल भी बना सकते हैं। जैसे कि आपका एजुकेशन आपको डिस्क्राइब करना हो तो अलग वे में आप टेबल बना के उसमें आपका एजुकेशन भी अलग वे में दिखा सकते हैं। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है दोस्तों, कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट, आपका जो भी टेक्स्ट डिटेल्स है, उसे अच्छे वे में प्रिपेयर करके सामने वाले को प्रेजेंट करना। जैसे कि आप कोई वर्ड में लेटर्स बना रहे हो तो उसे प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना, एक अच्छे वे में, एक प्रॉपर सेटिंग्स के साथ उसे प्रिपेयर करके सामने प्रेजेंट करना। नेक्स्ट, तो दोस्तों एमएस वर्ड, यहाँ पर टाइम आता है एक सवाल का। तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक सवाल है दोस्तों, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कब रिलीज हुआ था। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए सवाल है दोस्तों, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कब रिलीज हुआ था। तो आपको आंसर करना है चैट बॉक्स में। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कुछ सवाल का जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। अंजना जी ने यहाँ पे सवाल का जवाब दिया है, राहुल जी ने दिया है। यहाँ पे सवाल है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कब रिलीज हुआ था। बहुत बढ़िया, मैं सवाल का जवाब देख पा रहा हूँ। तो सही जवाब की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका सही जवाब है 25 अक्टूबर 1983। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों, आपके नॉलेज में और भी काम आ सकता है, कि ये बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का बहुत 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 अच्छे से आंसर कर रहे हैं सभी लोग। तो सही आंसर भी नोट डाउन कर लीजिए, जिनकी तरफ से गलत आंसर आए हुए थे। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों, कि नेक्स्ट एमएस पावर पॉइंट। तो एमएस पावर पॉइंट के बारे में अगर बताना चाहो दोस्तों, तो आज हम लोग यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन ग्रैब कर रहे हैं, कुछ नॉलेज में शेयर कर रहा हूँ, कुछ नॉलेज आप यहाँ पे ग्रैब कर ले। तो ये नॉलेज अगर कहीं में सिर्फ ओरल वे में अगर आपको समझाता है, तो मोस्ट ऑफ नॉलेज आप यहाँ पे स्किप कर देते, या फिर मोस्ट ऑफ नॉलेज आप यहाँ पे ग्रैब नहीं कर पाते। लेकिन यही सारा नॉलेज, यही सारा स्मार्ट कॉमर्स के बारे में जो जानकारी मैं आपको पीपीटी के माध्यम से देता हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, कि आप देख पा रहे हैं कि ये सारे फंक्शंस कैसे वर्क करते, जहाँ पे कुछ आपको इमेजेस भी दिख रहे हैं, कुछ आपको इंफॉर्मेशन भी दिख रही है, कुछ आपको अलग अलग फाइल्स भी यहाँ पर दिख रही है। तो ये सारे फंक्शन एक अगर इंफॉर्मेशन में पीपीटी के माध्यम से अगर किसी को शेयर करता हो, तो वो एक अच्छे वे में आपको ग्रैब करने के लिए भी आसान होता है, उसे प्रेजेंट करने के लिए भी आसान होता है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स यहाँ पे हमें सीखने मिलता है एमएस पावर पॉइंट, जिसमें दोस्तों हम अलग अलग तरह की प्रेजेंटेशन सामने वाले को प्रिपेयर करके दे सकते हैं। जैसे कि आप सभी जान पाते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ईयर एंड में बहुत सारा जो आप वर्क करते हैं, आप साल भर में जितना सारा काम करते हैं, उसे ईयर एंड में आपको कहीं प्रेजेंट करना पड़ता है, कि आपने साल भर में क्या आपने काम किया और कैसे उसे वर्क कंप्लीट किया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारा जो काम है, आप इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सामने वाले को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें जैसे कि आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, अलग अलग तरह के चार्ट्स ऐड कर सकते हैं, अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, एक्सेल इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे काम जब हम पीपीटी के माध्यम से शो करते हैं, तो वो बहुत आसानी से सामने वाले को समझने के लिए भी आसान हो जाता है, और आपको प्रेजेंट करने के लिए भी आसान होता है। तो इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट, जैसे कि एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मीनिंगफुल सब्जेक्ट है। जहाँ पे एक्सेल की अगर मैं बात करूँ, तो एक्सेल एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं कितना भी नॉलेज ले लूँ तो वो कम है।
एक्सेल एक ऐसा वर्ड सब्जेक्ट है जिसमें मैं जितनी भी जानकारी प्राप्त करना चाहूँ तो वो कम ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट है, बहुत सारे ऐसे टूल्स है जो आप कभी उस तक पहुंचना मुश्किल है। बहुत सारे जितना आप इसमें लर्निंग करोगे बहुत ज्यादा उसमें आपको ऑप्शन मिलता रहेगा। तो एक्सेल क्या है? एक्सेल एक ऐसा स्प्रेडशीट है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जिसमें आप अलग अलग तरह के स्टोरेज काम कर सकते हो, जैसे कि डेटा मेंटेन करना, इन्वेंटरी मेंटेन करना, अलग अलग टाइप का डेटा उसमें कलेक्ट करना। जैसे कि मान लो एग्जांपल कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज भी वहां पे काम कर रहे हैं, तो उन सारे एम्प्लॉयज का अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास रखना है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप एक्सेल में उससे बना सकते हैं। तो इसमें बेनिफिट क्या है दोस्तों, कि आप जब कोई इंफॉर्मेशन ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो तो उससे आप एक्सेल में जब बनाते हैं तो एक ऑर्गेनाइज वे में उसे बना सकते हैं, और एक सिंपली वे में कि आप जो भी इंफॉर्मेशन उसमें प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप वहां पे बना रहे हो, उसे आसानी से आप चेक कर सकते हो, उसमें आसानी से आप एडिट कर सकते हो। कोई नया डेटा उसमें आप डालना चाहते हो तो वो आसानी से उसमें आप एडिट करके आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो एक्सेल में आप चाहे जितना डेटा उसमें प्रिपेयर कर सकते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पे कि जो भी डेटा आप यहाँ पर बना के रखते हैं वो आपका सिक्योर रहता है, और सालों तक आप ये डेटा वहां पे आप चेक कर सकते हो, आप उसे स्टोरेज करके रख सकते हो। तो इसमें आपका डेटा कहीं पे लॉस होने की भी चांसेस नहीं होते, आपका डेटा 100% सिक्योर रहेगा और सेव होके रहेगा। तो नेक्स्ट बढ़ना चाहूंगा। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि एक्सेल में आप कैसे डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे कि एक्सेल में एक स्कूल का आप मार्कशीट, जैसे कि हर एक यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पर दिया हुआ है, उनके अकाउंटेंट के मार्क्स कितने, देन इंग्लिश के मार्क्स कितने, मैथ्स के मार्क्स कितने, इस तरह से आप डेटा प्रिपेयर यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि बड़े आसानी से आप सारी डिटेल्स यहाँ से निकाल सकते हो कि स्टूडेंट के कितने मार्क्स थे, इस सब्जेक्ट में इसके कितने मार्क्स थे, इसके एवरेज परसेंटेज कितने, इसके ग्रेड कितने, आप बड़े आसानी से उसे रेक्टिफाई कर सकते हो। तो इसी तरह से अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग डेटा आप यहाँ पर एक्सेल में बना सकते हो, उसे मेंटेन कर सकते हो, उसमें आप डेटा बना के उसे सेव कर सकते हो। तो इसी तरह आप ये डेटा जब आपका मंथ जो भी आपका इंफॉर्मेशन शेयर करना हो तो इसे आसानी से आप सामने वाले को शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरह बहुत अलग अलग वर्क भी आप एक्सेल में कर सकते हैं, कि जैसे चार्ट्स बनाना, तो अलग अलग तरह के चार्ट बना सकते हैं जो कि आपकी अलग अलग, जैसे कि सेल्स आपको दिखाना है तो उस तरह के सेल्स चार्ट आप यहाँ पर बना सकते हैं। अलग अलग तरह के चार्ट, अलग अलग तरह के डेटा आप यहाँ पे कंटेन करके आप सामने वाले को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट। तो यहाँ पे वापस एक बार सवाल आता है दोस्तों, आप सभी के लिए वापस एक बार सवाल है, तो आशा करता हूँ कि वापस एक बार आपका रिस्पॉन्स देखने मिलेगा। तो क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि एक वर्कशीट, जो हम एक्सेल में एक वर्कशीट इस्तेमाल करते हैं, उस वर्कशीट में कितने रोज होते हैं और कितने कॉलम्स होते हैं। जैसे कि मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो वर्टिकल वे में होता है, जो नंबर्स में होता है उससे रो कहते हैं, और जो सिंगल लाइन में होता है उससे हम कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पे कितने रोज होते हैं और कितने कॉलम्स होते हैं वो आपको आंसर करना है। बहुत बढ़िया, मैं आंसर चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहाँ पे काफी सही आंसर यहाँ पे आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत करेक्ट आंसर दे रहे स्टूडेंट्स, जैसे मैं जान पा रहा हूँ कि सभी लोग बड़े ध्यानपूर्वक यहाँ पे सेशंस ले रहे, बहुत करेक्टली यहाँ पे सभी का आंसर भी आ रहा है। ग्रेट ग्रेट। तो हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों, नोट डाउन करके रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही सवाल का जवाब भी सही से दिया हुआ है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका 10,48,576 रोज होते और 16,384 कॉलम्स होते। जो हमारी एक वर्कशीट जिस पर हम काम कर रहे होते उसमें 10,48,576 रोज होते और 16,384 कॉलम्स होते। तो नेक्स्ट बनना चाहूंगा मैं। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर मोस्ट ऑफ करेक्ट आंसर थे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों एमएस एक्सेस, जिसे हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के नाम से भी। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है दोस्तों, ये एक सिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एक्सेल की तरह ही अलग अलग डेटा हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं, उस डेटा को अलग वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट टेबल्स हो, चाहे वो अलग अलग तरह के टेबल्स हो, चाहे वो
अलग अलग वे में टेबल्स बना के उसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सिमिलर टू एक्सेल ही होता है, जैसे कि आप देखोगे एक्सेस खोल के तो वो दिखने के लिए एक्सेल की तरह ही लगेगा, लेकिन इसमें हम डेटा जो है वो एक अच्छे वे में उसे प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो टेबल के स्वरूप में हो। जैसे कि अलग अलग टेबल्स आप बहुत सारी जगह पे देखते हैं कि अलग अलग टाइप के टेबल्स में आपको डेटा देखने मिलता है। तो ये सारे टेबल्स आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कर सकते हैं। देन नेक्स्ट की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगा। जैसे कि हम बात करेंगे दोस्तों इंटरनेट, तो इंटरनेट के बारे में बताने से पहले कि इंटरनेट आज यहाँ पे हम सब लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए, आज मैं यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहा हूँ, आप सभी लोग अपने घरों पे बैठे हुए आप ये सारी इंफॉर्मेशन ग्रैब कर पा रहे हैं। तो ये सारा जो कमाल है वो कहीं ना कहीं पे इंटरनेट की वजह से, कि आज अगर ये इंटरनेट ना होता इस लॉकडाउन पीरियड में हम सभी लोग घर पे बैठे क्या ही कर पाते। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट के माध्यम से यहाँ पे काम कर पा रहे हैं, बाकी सारे नॉलेज गेन पा रहे हैं, यहाँ पे अपने लिए इनकम कर पा रहे हैं। तो इंटरनेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक यहाँ पे हमें सीखने मिलता है कि इंटरनेट की जो हम घर बैठे अलग अलग तरह के इंटरटेनमेंट, चाहे वो सर्चिंग करना हो, डेटा कलेक्शन करना हो, ऑनलाइन सर्चिंग करना हो, या मैं आज बैठे हुए चाहे किसी भी देश में हो कहीं पे भी हो उन आदमियों तक पहुंच सकता हूँ इंटरनेट के माध्यम से। चाहे मुझे किसी के लिए कुछ भेजना हो तो मैं यहाँ पे घर पे बैठे उस इंसान तक वो सारी चीजें पहुंचा सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे काम यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आसान हो चुके हैं। पहले जितनी डिफिकल्ट लाइफ थी कि इंटरनेट के बगैर हमारी लाइफ जितनी डिफिकल्ट थी, यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरनेट आने के बाद हमारी बहुत सारी काम आसानी से हो चुके हैं। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ना चाहूंगा। देन यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों बिजनेस अकाउंटिंग के बारे में। तो बिजनेस अकाउंटिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हमें सीखने मिलता है। तो बिजनेस अकाउंटिंग के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ दोस्तों, तो अकाउंटिंग एक इंपॉर्टेंट घटक है। जैसे कि यहाँ पे अकाउंटिंग के बारे में जानने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। जैसे कि हमारे इंडिया में बिजनेस, यहाँ पे हर जगह पे बिजनेस हमें देखने मिलता है। एक ऑर्गेनाइज बिजनेस होता है और एक अनऑर्गेनाइज बिजनेस होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि रोड पर सब्जी बेचने वाला भी कहीं ना कहीं पे वो बिजनेस ही कर रहा है, और वही सब्जी अगर किसी मॉल में अगर कोई बेच रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं पे बिजनेस हो रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे कि अगर मैं मॉल में जो सब्जी बेच रहा है उसको अगर मैं पूछूं कि तुम्हारा भाई कल का सेल क्या था, परसों का सेल क्या था, उसके पास वो सारा डेटा, वो सारा रिकॉर्ड्स उसके पास अवेलेबल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर मैं उस रोड पे सब्जी बेचने वाले को अगर मैं पूछूं कि तुम्हारा कल कितना सेल हुआ था, तुम्हारा आज का क्या टारगेट है और तुम्हें कल कितना प्रॉफिट करना है, तो उन सारे सवालों का उसके पास कहीं ना कहीं का जवाब नहीं होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? जो मॉल में बेच रहा है वो कहीं ना कहीं पे ऑर्गेनाइज वे में बिजनेस कर रहा है, उसका कोई प्लानिंग है कि आज मुझे इतना सेल करना है, आगे जाके मुझे इतना प्रॉफिट करना है। तो अगर आप कोई भी बिजनेस करते दोस्तों, तो उस बिजनेस में अगर आपको पता ही ना हो कि आपका कल का लॉस क्या था, कल का प्रॉफिट क्या था, तब तक आप आगे का प्लानिंग उसमें नहीं कर सकते कि आपको कितना आज का सेल करना है और उसमें आपको कितना प्रॉफिट करना है। तो ये सारी चीजें बेसिक रूल्स है बिजनेस के, कि आपको आपका बिजनेस बेहतर अगर बनाना है तो आपको ये पीछे की लॉस और प्रॉफिट जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो बिजनेस अकाउंटिंग एक मोस्ट पॉपुलर, जहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये बिजनेस अकाउंटिंग अकाउंटिंग की अगर बात करें तो अकाउंटिंग ये फिलहाल की कंडीशन में जहाँ पे जब राजा महाराजा यहाँ पे हमारे यहाँ पे राज करते थे, तो उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं पे अकाउंटिंग के काम होते थे। जैसे कि एक राज में कितना अनाज बचा हुआ है, कितनी मुद्राएं बची हुई है, कितनी करेंसीज बची हुई है, ये सारे जो कामकाज देखता था, इस कारकुन वो सारे कामकाज संभालता था। तो ये कहीं ना कहीं पे उस दौर से यहाँ पे अकाउंटिंग के काम यहाँ पे चल रहे। तो कहीं ना कहीं तो वो बस कामकाज अपडेट होते हुए यहाँ पे अलग अलग वे में हमें देखने मिलता है। तो बिजनेस अकाउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हर एक बिजनेस में, जिसमें कि हमें बिजनेस अकाउंटिंग में सीखने मिलता है कि बैलेंस शीट क्या होता है। जैसे कि हर साल में आपको बैलेंस शीट टैली करना पड़ता है कि असेट आपका टैली हुआ है या लायबिलिटी आपका टैली हुआ है, ये सारी चीजें हमें सीखने मिलती है। देन प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, देन लेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे बिजनेस अकाउंटिंग में सीख पाते हैं। तो जिसके सीखने के लिए जो बेसिक रूल्स भी हमें सीखना पड़ता है कि बिजनेस अकाउंटिंग सीखने के लिए पहले तो हमें सीखना पड़ता है कि अकाउंटिंग के टाइप्स क्या होते हैं, देन उसके रूल्स क्या होते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा जिन दोस्तों को हमारे पता नहीं कि बिजनेस अकाउंटिंग में टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो जहाँ पे 3 टाइप्स के साथ अकाउंटिंग हैंडलिंग किया जाता है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। इन्हीं 3 ही अकाउंट्स में ये सारा अकाउंटिंग का खेल यहाँ पे खेला जाता है, जिसमें कि सारे डिपेंड रहता है उनके रूल्स पे।
जैसे आप सभी ने देखा होगा कि बैंक में जब आप पासबुक प्रिंट करवाते तो उसमें भी आप सभी ने देखा होगा कि डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो ये सारी चीजें क्या है, डेबिट मतलब क्या होता है, क्रेडिट मतलब क्या होता है। तो ये सारी बेसिक नॉलेज बिजनेस अकाउंटिंग में आपको सीखने मिलता है कि अकाउंटिंग क्या होता है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, डेटर क्या होता है, क्रेडिट कर क्या होता है, परचेस क्या होता है, सेल्स क्या होता है, परचेस रिटर्न क्या होता है, परचेस सेल्स रिटर्न क्या होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें सीखने मिलती है, बिजनेस अकाउंटिंग में बेसिक सीखने मिलता है। देन उसके बाद आगे की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगा कि जो नॉलेज हम इस अकाउंटिंग में सीखते हैं, जैसे कि डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है, लेकिन यही सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि मैंने अभी बताया था दोस्तों कि राजा महाराजाओं के जमाने में भी अकाउंटिंग होता था, लेकिन समय के साथ वो अकाउंटिंग बदलते गया। बाद में कहीं ना कहीं पे लेजर पे ये सारे काम होने लगे, जैसे कि बैलेंस शीट टैली करना कहीं ना कहीं पे हम लेजर वर्क में करते थे। आज भी हमारे इस सेशन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ोगे जो कहीं ना कहीं पे स्मार्ट कॉमर्स बैकग्राउंड से जुड़ोगे। तो आज कहीं ना कहीं तो वो जब कॉलेज में लेक्चर्स लेते अकाउंट का, जब भी वो लेक्चर लेते होंगे तो उन्हें अकाउंट के जो भी लेजर्स बनाने होते हैं, लेजर अकाउंट हो गया, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, देन बैलेंस शीट हो गया, ये कहीं ना कहीं तो उन्हें आज भी पेपर पे बनाना पड़ता है। तो यही सारा वर्क जब हम किसी सॉफ्टवेयर में अपलोड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे 100% एक्यूरेट होता है। तो इसी के लिए इंडिया में मोस्ट पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है आज के समय में वो है टैली, टैली ईआरपी। जैसे कि टैली के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो एक मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसमें अकाउंटिंग के सारे काम हैंडल आप कर सकते हैं, चाहे वो इन्वेंटरी मैनेज करना, चाहे वो अकाउंट्स के जो भी ट्रांजेक्शन है वो उसमें इंक्लूड करना। तो टैली बेसिकली आपका पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करता है। तो ये मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे सीखने मिलता है कि जैसे टैली में बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं कि बहुत सारे जैसे कि इन्वेंट्री मैनेज करना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीजें आ रही है, क्या चीजें जा रही है, आपके इन्वेंट्री कितना स्टॉक बचा है, कितना पेमेंट किसको करना है, कितने ट्रांजेक्शन आपको करना है, ये सारी चीजें एक छोटा छोटा ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे रिकॉर्ड रख सकते हैं टैली में। इसी के साथ दोस्तों कि जहाँ पे अकाउंटिंग की बात आती है, जहाँ पे बिजनेस की बात आती है, जहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, वहां पे 100% दोस्तों एम्प्लॉयज की भी बात आती है। तो एम्प्लॉयज के बारे में जानने से पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ना चाहूंगा। तो जैसे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जहाँ पे वर्क करते हैं, जहाँ पे आप अकाउंटिंग हैंडल करते हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं पे बात आती है दोस्तों एम्प्लॉयज की सैलरीज के ऊपर भी। क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग हैंडल कर रहे हैं, आप अकाउंटिंग पे काम कर रहे हैं, तो आपको 100% कहीं ना कहीं पे सैलरीज भी आपके एम्प्लॉयज को पेड करनी है। और जहाँ पे एम्प्लॉयज की सैलरी जा रही है मतलब वो कहीं ना कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंसेस होता है। तो वो एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं पे आपको टैली में आपको शो करना पड़ता है। तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि जहाँ पे आप सैलरी कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे कुछ नॉर्म्स एंड कुछ डिडक्शन भी वहां पे होते हैं, जैसे कि पीएफ और ईएसआई। तो हर एक एम्प्लॉयज के सैलरी में से पीएफ और ईएसआई ये दोनों डिडक्शन नॉर्म्स वहां पे होते हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि पीएफ पीएफ मतलब क्या है दोस्तों, प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड एक्चुअल में है क्या, तो प्रोविडेंट फंड ये एक स्कीम है जो गवर्नमेंट द्वारा योजित किया गया है, जहाँ पे एम्प्लॉयज की सैलरी में से कुछ डिडक्शन होता है, जिसकी बेसिक सैलरी में से कुछ डिडक्शन होता है, और जहाँ पे जिस कंपनी द्वारा वो काम कर रहा है उस कंपनी द्वारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है उसके पीएफ अकाउंट में। तो ये सारा जो डिडक्शन हो रहा है वो उसके कहीं ना कहीं पे एक वर्चुअल अकाउंट होता है, उसमें सेविंग होता रहता है। और आफ्टर कुछ निर्धारित समय के बाद ये जितना भी जो डिडक्शन हो रहा है या जितना भी उसका फंड वहां पे डिपॉजिट हो रहा है, वो किसी निर्धारित समय के बाद वो व्यक्ति उसे विड्रॉवल कर सकता है अपने जमा पूंजी के तौर पे। एक तरह से दोस्तों ये जो भी पीएफ स्कीम है एक तरह से एक सेविंग स्कीम है, जो भी एम्प्लॉयज एज ए एम्प्लॉय जहाँ पे काम कर रहे हैं कि उनका सेविंग कहीं ना कहीं पे नहीं हो पा रहा है। तो ये एक सेविंग स्कीम है जहाँ पे एम्प्लॉय का हर मंथली हर महीने कुछ अमाउंट डिडक्ट होकर उसके एक वर्चुअल अकाउंट में वो डिपॉजिट होता रहता है, और जब वो सीमित समय के बाद उसे निकाल के उसे यूज कर सकता है। इसी तरह दोस्तों ईएसआई, तो ईएसआई क्या है, जैसे कि किसी इंसान के बीमा बीमा भी होता है, जिसमें कि हेल्थ इंश्योरेंस एक होता है और जीवन बीमा एक होता है। तो ईएसआई मतलब क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस मतलब एक तरह का ये भी बीमा होता है, जहाँ पे जो एम्प्लॉयज किसी
कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहां पे ये स्कीम यहाँ पे दिया जाता है। जिनकी सैलरी 20,000 या 21,000 से कम हो, उनके लिए ये स्कीम वहां पे अवेलेबल होता है, जिसमें उनके सैलरी से जैसे पीएफ डिडक्शन होता है, उसी प्रकार ईएसआई डिडक्शन वहां पे मंथली होते रहता है। जिसके बाद इन फ्यूचर उस एम्प्लॉय का अगर इन फ्यूचर कोई मेडिकल चैलेंजेस आते हैं, उसे अस्पताल में कहीं पे भर्ती होना पड़ता है, तो उस मामले में ईएसआई स्कीम द्वारा उससे सारे मेडिकल चैलेंजेस उसके पे किए जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, जो भी ईएसआई डिडक्शन होता है, जिस एम्प्लॉय का ईएसआई डिडक्शन होता है, उसे उस कंपनी द्वारा ईएसआई द्वारा उसे एक कार्ड दिया जाता है, जिसे ईएसआई कार्ड बोले बताया जाता है, जिसमें उस एम्प्लॉय का फोटो आता है, उसकी बेसिक डिटेल्स आती है, उस ईएसआई अकाउंट का नंबर उसमें दर्ज होता है और सारी बेसिक डिटेल उसमें दर्ज होती है। तो इन फ्यूचर जब भी वो अगर किसी मेडिकल चैलेंजेस आते हैं, तो वो हर एक स्टेट में जहाँ पे ईएसआई हॉस्पिटल्स अवेलेबल होते हैं, वहां पे जाके अपना इलाज कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों, जहाँ पे ईएसआई डिडक्शन होता है, तो उनका इलाज बस जहाँ पे ईएसआई हॉस्पिटल से वहीं पे वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि हर एक स्टेट में, आज अगर मैं देखता हूँ तो हर एक स्टेट में ईएसआई हॉस्पिटल्स आपको वहाँ पे देखने मिलते हैं। अगर ये जानकारी आप नेट पर भी डालते हैं कि आपके यहाँ पे कहाँ पे ईएसआई हॉस्पिटल्स है, तो वो आप जानकारी वहाँ पे नेट पर भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगा। जैसे कि बात करते हैं दोस्तों ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स के बारे में। तो ई कॉमर्स मतलब क्या है दोस्तों, कि ई कॉमर्स जैसे कि हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर इंटरनेट के माध्यम से जहाँ पे हम सेल और परचेज करते हैं या फिर उसे सेल आउट करते हैं, तो वहां पे होता है ई कॉमर्स। जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से कोई गुड्स और परचेज या फिर सर्विस वहां पे हम खरीदना या बेच सकते हैं, उसे कहते हैं हम ई कॉमर्स। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ई कॉमर्स में आज आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी ई कॉमर्स इंडस्ट्री है जो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे डेवलप हो रही है। इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ई कॉमर्स वे में यहाँ पे डेवलप हो रही है, जो अपने आप को कहीं ना कहीं पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में वहाँ पे डेवलप करेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे अमेजोन एक बहुत मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है, जहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू आप देख पा रहे हो कि जैसे कि अमेजोन हो गया, Myntra हो गया, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, इन सारे वेबसाइट पे आप अलग अलग वे में प्रोडक्ट्स को परचेस कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज भी देख पाता हूँ दोस्तों कि बहुत सारे लोग हैं जो कि ये सारी सुविधाएं जब आपके पास अवेलेबल होती है, फिर भी कहीं ना कहीं पे बैंक की तरफ दौड़ते हैं। क्यों? तो अपना पासबुक वहां पे अपडेट करने के लिए। क्योंकि आप ये सारे किसी को ट्रांजेक्शन, किसी को पैसे भेजने, तो वहां पे आप बैंक की तरफ दौड़ लगा। तो ये सारे काम काज जब आप घर पे बैठे कर सकते हैं, जिस ई कॉमर्स थ्रू, जैसे किसी को पैसे अगर ट्रांसफर करना है, किसी को रिचार्ज ऑप्शन पर रिचार्ज करवाना है, तो ये सारे काम आप यहाँ पे इस घर बैठे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म थ्रू उसे कर सकते हैं। इसी के साथ जहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट मंगाना है, जैसे कि अमेजोन थ्रू आपको घर के लिए ग्रोसरीज मंगाना है, किसी और के लिए ग्रोसरीज प्रोवाइड करना है, तो ये सारे काम आप अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इस अलग अलग वेबसाइट थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे कि इसी लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे लोग जहाँ पे बाहर निकलना मुश्किल था, बाहर आप निकल नहीं पा रहे थे, तो आपके लिए घर में जहाँ पे सामान कहाँ से लाएंगे, घर में सामान कैसे आएगा, तो यहाँ पे ई कॉमर्स थ्रू आप अमेजोन से वहां पे ऑर्डर करके अपने लिए घर के लिए सामान ला सकते हैं। फ्लिपकार्ट थ्रू आप ग्रोसरीज से मंगा सकते हैं। तो अलग अलग वे में आप ई कॉमर्स थ्रू यहाँ पे अपने लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का उपभोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, इसी की तरह एम कॉमर्स। तो एम कॉमर्स के बारे में बताना चाहूंगा, जैसे कि एम कॉमर्स, ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो मोबाइल आने के बाद कहीं ना कहीं पे और ज्यादा डेवलप हो गई। जैसे कि बचपन में सुना करता था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो ये कहीं ना कहीं पे जब हमारे हाथ में स्मार्टफोन आ गए, तो उसके बाद कहीं ना कहीं पे ये सच लगने लगा कि सचमुच भाई हमारे मुट्ठी में दुनिया आ गई। क्योंकि हम सारे काम काज यहाँ पे हमारे एक क्लिक के पे कर पाते थे। किसी को पैसा ट्रांसफर करना है वो भी हम यहाँ से कर पा रहे हैं, अपने लिए कुछ प्रोडक्ट मंगाना है वो भी हम तुरंत वहां पे कर पा रहे हैं, किसी को कुछ भेजना है वो भी हम तुरंत कर पा रहे हैं, किसी को पैसे ट्रांसफर करने वो भी तुरंत करने हैं। जैसे कि आज मैं देखता हूँ कि आज घर से बाहर निकलो तो आपको पैसे हार्ड कैश कैरी करने की कोई जरूरत नहीं होती। क्या आपके जेब में पैसा होना ही चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। कि आपके जेब में अगर स्मार्टफोन हो तो आपके बहुत सारे काम वहां पे आसानी से हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप बाहर जाओ, ऑटो में बैठे हो, आपको पेमेंट करना है, वहां पे ऑटो के पीछे आपको स्कैनर लगा मिलेगा। सब्जी लेने जा रहे हो तो सब्जी वाले के पास आपको स्कैनर मिल जाएगा। आप कहीं पे घूमने जा रहे हो, मूवी मूवी देखने जा रहे हो, तो वहां पे आपको स्कैनर मिल जाएगा।
ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं पे जहाँ पे ट्रांजेक्शन के वे चेंज हो रहे हैं, कि जहाँ पे आपको हार्ड कैश कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है, कि आपको जरूरी नहीं कि आप घर से बाहर निकलते वक्त आपके जेब में बहुत सारे पैसे होने ही चाहिए, कि आपको कुछ खरीदना है तो वहां पे आपके जेब में पैसे होने ही चाहिए, किसी को पैसे देने तो उसके लिए भी आपके जेब में पैसे होने चाहिए, या आपको बैंक की तरफ दौड़ लगाना पड़े। तो ये सारी बातें आप बिना किसी हार्ड कैश रखते हुए आपके मोबाइल थ्रू कर सकते हैं, जहाँ पे ई कॉमर्स इंडस्ट्री भी बहुत ग्रोइंगली डेवलप हुई। क्योंकि पहले जब ई कॉमर्स इंडस्ट्री जहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी, उस समय पे जहाँ पे स्मार्टफोन्स नहीं थे, किसी के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, तो उस टाइम पे ई कॉमर्स का इस्तेमाल करना बहुत रेयरली हमें देखना मिलता था, क्योंकि हर एक फैमिली में वहां पे कंप्यूटर्स होना या लैपटॉप होना जरूरी नहीं था, क्योंकि हर एक फैमिली में किसी के पास कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो वो जरूरी नहीं था। लेकिन आज मैं जहाँ पे देख पा रहा हूँ कि हर एक फैमिली में या हर एक फैमिली की जगह दोस्तों हर एक हाथ में हम मोबाइल देखते हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा बूढ़ा हो या फिर छोटे से छोटा बच्चा हो। आज भी अगर मेरे घर में 3 जनरेशन अगर यहाँ पे रह रहे, कि छोटा बच्चा है, कोई बड़े मिडिल फैमिली मेंबर है और उनके माता पिता है, तो उन तीनों के पास कहीं ना कहीं पे स्मार्टफोन्स अवेलेबल होते हैं, और वो सारे स्मार्टफोन बड़े अच्छे से उसे चला भी पाते हैं। तो इस तरह कि हर कोई आज सीखना चाहता है कि अलग अलग जो इंफॉर्मेशन आ रही है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ रही है, उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, हर कोई इसमें इंटरेस्ट रखता है। तो इस तरह दोस्तों के हर एक वे में एम कॉमर्स का भी जो है वो और भी ज्यादा वहाँ पे यूज वहाँ पे बढ़ चुका है, और इसी के साथ दोस्तों ई कॉमर्स भी उतना ही ज्यादा डेवलप होते जा रहा है, कि जहाँ पे हर कोई मोबाइल थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहा है। किसी को पैसे भेजना है तो वो तुरंत फोन पे ओपन करके उसे पैसे ट्रांसफर कर रहा है, किसी के लिए फूड ऑर्डर करना है वो तुरंत अपने मोबाइल में जाके उससे ऑर्डर कर रहा है। कहीं ना कहीं पे जो सारे ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज होती है वो अपने मोबाइल थ्रू कर रहा है। तो इस तरह दोस्तों ई कॉमर्स इंडस्ट्री भी यहाँ पे डेवलप हो रही है, और एम कॉमर्स इंडस्ट्री जहाँ पे स्मार्टफोन्स आने के बाद ग्रोइंगली जो कोई इंडस्ट्री है तो वो ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स इंडस्ट्री वो बहुत तेजी से इतना ग्रो हो चुके हैं कि हर एक जगह से कि इतने सारे यूजर्स है कि आज भी अगर मैं देखूं कि फोन पे यूजर्स हो गए या फिर गूगल पे यूजर्स हो गए, कि बहुत ज्यादा तादाद में ये सारे एप्स वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था दोस्तों कि यहाँ पे एम कॉमर्स प्लेटफॉर्म, कि एम कॉमर्स प्लेटफॉर्म में हम कौन कौन से एम कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, जिसमें मैं बात करना चाहूँ जैसे जैसे कि अमेजोन पे, कि जितने सारे हम शॉपिंग वेबसाइट पे देखते हैं उन सभी में भी ये सर्विसेज अवेलेबल होती है कि आप उसके थ्रू ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। कि किसी को पैसा भेजना तो आप अमेजोन में सिर्फ शॉपिंग ही नहीं कर सकते दोस्तों, कि उसमें आप पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। कि किसी को अगर पैसा भेजना है तो आप अमेजोन पे का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी शॉप का अगर आपको पेमेंट करना हो तो आप अमेजोन पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये सारे एम कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जिनका इस्तेमाल करते हुए हम ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन सारी कर सकते हैं। जिनमें एक अच्छा ऑप्शन भी हमें देखने मिलता है दोस्तों कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म है, अमेजोन पे हो गया, फोन पे हो गया, इनमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो होता है वॉलेट का, कि जिसमें हम वॉलेट में पैसे अपलोड करके वो सारे यूज बाद में भी कर सकते हैं। कि मान लीजिए कहीं इमरजेंसी में आपके अकाउंट में पैसे ना हो तो लेकिन आपके वॉलेट में वो पैसे जमा हो रखे हैं, तो आप वो फ्यूचर में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पे हमें देखने मिलता है कि आपके ऑनलाइन सेविंग भी वहाँ पे जनरेट होती है, कि आप मान लीजिए कोई अमाउंट उसमें अपलोड करके रखे तो आपको इमरजेंसी में जब कभी आपके अकाउंट में पैसे ना हो तब आप उसे वॉलेट के पैसे से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वॉलेट के पैसे से आप रिचार्ज कर सकते हैं, उस वॉलेट के पैसे से आप परचेसिंग कर सकते हैं, उस वॉलेट के पैसे से आप जो चाहे वो काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अलग अलग इस्तेमाल आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ना चाहूंगा। फिर हम बात करते हैं दोस्तों डिफरेंट डिजिटल एप्लीकेशंस की। डिफरेंट डिजिटल एप्लीकेशंस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप देख पाते हैं कि जितने भी हमारे दोस्त आज यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए कहीं ना कहीं पे अपने स्मार्टफोन को यूज करते हुए यहाँ पे जुड़े हुए, जो कि अपने स्मार्टफोन में अलग अलग एप्लीकेशंस भी यूज करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एप्लीकेशन का एक इंपॉर्टेंस नहीं जानते, कि आज हमारी लाइफ बहुत सिंप्लीफाई हो चुकी है जब से हमारे हाथ में स्मार्टफोन आए। कि पहले अगर मुझे कोई काम करना होता तो 100% मुझे घर से बाहर निकलना ही था, कि मुझे कोई भी छोटा सा भी काम करना हो तो मुझे घर से बाहर निकलना ही पड़ता था। मुझे बैंक में अगर किसी को पैसे निकलवा के देने तो मुझे बाहर जाना पड़ता था एटीएम में। मुझे बैंक का पासबुक अपडेट करना है, मुझे स्टेटमेंट चेक करना है तो मुझे जाना पड़ता था बैंक में पासबुक को प्रिंट करवाने। अगर मुझे कहीं पे कोई सामान पहुंचाना है तो मुझे बाहर निकल के उसे सामान खरीद के फिर सामने वाले को प्रोवाइड करना पड़ता था।
लेकिन आज जब से हमारे हाथ में ये स्मार्टफोन आया हुआ है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं पे ये सारे काम, ये सारे हमारे लाइफस्टाइल, ये सारे हमारे वर्किंग बहुत कहीं ना कहीं पे सिंप्लीफाई हो चुके हैं। वो कैसे दोस्तों, कि हमारे मोबाइल में बहुत सारे ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन वहाँ पे देखने मिलते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ तो एजुकेशन के लिए आप अलग एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए कहीं पे खाना ऑर्डर करना है उसके लिए आप अलग अलग एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। आपको कहीं पे घूमने जाना है उसके लिए आप अलग एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। आपके लिए मोबाइल रिचार्ज करना है उसके लिए आप अलग एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे जाने के लिए टिकट बुकिंग करना है उसके लिए आप अलग एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा एपीएलएल ऐप है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्लाइड में एपीएलएल ऐप, जैसे कि एपीएलएल ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था अपने स्टूडेंट्स के लिए कि एपीएलएल स्टूडेंट एपीएलएल ऐप करके एक ऐप लॉन्च किया था, जहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि एपीएलएल के बारे में और भी ज्यादा जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हो सकती है। तो इस ऐप के माध्यम से कि एपीएलएल में आपको क्या सारा एजुकेशन मिलता है, एपीएलएल में आपको क्या सीखने को मिलता है, एपीएलएल में आपको कौन कौन से कोर्स मिल सकते हैं, एपीएलएल के सेंटर्स कहाँ पर अवेलेबल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस सिंगल ऐप की तरफ से प्राप्त कर सकते थे। आपको कहीं पे घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे ये सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते थे। देन दोस्तों, जॉब्स के लिए कि जहाँ पे हम कहीं ना कहीं पे पहले सोचते थे कि अगर मुझे जॉब करना है तो पहले मुझे जाना पड़ेगा किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, मुझे कहीं ना कहीं पे किसी को रेफर करना पड़ेगा, किसी की तरफ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उस कंपनी में जाकर मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर वो कंपनी मुझे हायर करेगी। लेकिन आज हम घर बैठे अपने लिए नौकरी ढूंढ सकते हैं, हम घर बैठे अलग अलग कंपनियों में अप्लाई कर सकते हैं, हम घर बैठे अलग अलग कंपनियों में अपने रिज्यूम प्रोवाइड करके वो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए बात कर सकते हैं। वो कैसे दोस्तों, तो अलग अलग वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट साइट से, एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन से, जिनमें शाइन आपने सुना होगा कि शाइन पे आप अपने आप के लिए बहुत सारी नौकरियां वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। वहाँ पे अलग अलग कंपनीज में आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं कि जहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल हो आपके लिए, रेफरेंस के हिसाब से, जहाँ पे आपको पता हो कि वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे कि यहाँ पे आपको क्या आपको नॉलेज चाहिए, क्या आपको वहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सारे इन्फॉर्मेशन आप घर बैठे वहाँ पे देख के आपके कंफर्टेबल के हिसाब से आप वहाँ पे नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट वहाँ पे हमें मिलता है एप्लीकेशन के द्वारा। देन दोस्तों, कि मुझे यहाँ पे कहीं जाना है, जैसे कि मुझे यहाँ से दिल्ली के लिए जाना है, तो मुझे टिकट बुक करना है, तो पहले मुझे जाना पड़ता था रेलवे ऑफिस में, वहां पे एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था, 2-2 घंटे रुकने के बाद भी जब वेटिंग का चला जाए तो उसमें टिकट भी कैंसिल हो जाता था। तो बहुत मुश्किल वाली बात। तो बाद में जहाँ पे इन एप्लीकेशन के द्वारा अगर मुझे रेलवे टिकट करना तो मैं घर बैठे तुरंत 2 मिनट में वहां पे टिकट बुक कर सकता। देन कहीं पे अगर मुझे फ्लाइट से जाना हो तो वो भी 2 मिनट में वहां पे फ्लाइट बुकिंग कर सकता हूँ। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मुझे यहाँ से कहीं बस से भी जाना पड़ता है तो मैं बस का टिकट भी घर बैठे ही कर पाता हूँ। वो कैसे दोस्तों, तो वो है बिजू, जैसे कि एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम कहीं भी जाने की टिकटिंग वहां पे कर सकते हैं। तो गोवा ने बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिनके थ्रू आप अलग अलग वे के अलग अलग जगह की, जहाँ भी आपको टिकटिंग करना है, कि टिकट बुकिंग करना है, तो वो वहां पे आप कर सकते हैं। देन टिकट तो आपने कर लिया, लेकिन हमें बस स्टॉप पे जाना पड़ेगा, हमें एयरपोर्ट तक जाना पड़ेगा, हमें रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा। तो उसके लिए कहाँ से जाएंगे, ऑटो से, बस से, या फिर टैक्सी से। तो जहाँ पे टैक्सी बुकिंग करना हो, जहाँ पे ऑटो बुकिंग करना हो, तो वो सारे काम भी हम कहाँ से कर सकते हैं, अपने घर बैठे ही। हमें कहीं पे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ऑटो वाला टैक्सी वाला मेरे घर के नीचे आ जाएगा। वो कहाँ से, अपने मोबाइल में से आप ऑटो बुकिंग करवा सकते हो या फिर टैक्सी बुकिंग करवा सकते हो। तो देख पा रहे हो दोस्तों कि हमारा काम कहीं ना कहीं पे बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है इन सारे एप्लीकेशन, इस सारे स्मार्टफोन। तो लेकिन आज भी मैं देख पाता हूँ कि बहुत सारे लोग ये सारे एप्लीकेशन कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल नहीं कर पाते, कि उन्हें पता नहीं है कि अगर मुझे रिचार्ज करना है तो वो आज भी कहीं पे दौड़े दौड़े हुए किराना शॉप पे जाते हैं वहां पे रिचार्ज करवाने के लिए। आपको मोबाइल बिल पे करना है तो कहीं ना कहीं पे वो ऑफिस से जाते हैं, वहां पे जियो के ऑफिस में जाएंगे उसे मोबाइल बिल पे करने के लिए। आज भी कोई लोग खाना ऑर्डर करना है तो वो बाहर जाकर होटल से खाना पार्सल लेके आएंगे, लेकिन वही सुविधा आपके घर बैठे आपके मोबाइल से हो सकता है। आज भी टिकट करना हो तो पहले वो बस स्टैंड में जाके वहां पे लंबी वेटिंग में खड़े रहेंगे, फिर जाके टिकट मिलेगा, वहां पे भी जगह मिलेगा या नहीं मिलेगा वो कंफर्मेशन नहीं। तो ये सारे काम कहीं ना कहीं पे आसान हो चुके हैं डिजिटल एप्लीकेशंस के द्वारा। तो इन सारे एप्लीकेशंस को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं,
क्योंकि इन सारे एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते वक्त बहुत सारे ऐसे कंडीशन, बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स भी आ जाते हैं कि कहीं पे हमने ट्रांजेक्शन कर दिया तो उस ट्रांजेक्शन में कोई बदलाव हो चुके कि ट्रांजेक्शन का मनी पहुंच नहीं पाया, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि उसमें मिसयूज कैसे हो सकता है, उसमें कैसे सेफ्टी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन हम प्रॉपर वे में कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये सीखने का मौका हमें यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट, देन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें सीखने मिलता है दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन का। तो डीमोनेटाइजेशन, तो ये क्यों सीखना है? पहले बात तो ये समझ लीजिए दोस्तों कि डीमोनेटाइजेशन हमें क्यों सीखना जरूरी है, क्योंकि आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्मार्ट कॉमर्स की। तो स्मार्ट कॉमर्स कहीं ना कहीं पे ये पूरा एक अकाउंटिंग से रिलेटेड एक कोर्स है, जहाँ पे आपका हर एक कंटेंट अकाउंटिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर जहाँ पे मैं अकाउंटिंग की बात करता हूँ तो वहां पे मनी की बात आ गई, वहां पे करेंसी की बात आ गई, वहां पे ट्रांजेक्शन की बात आ गई। तो ट्रांजेक्शन की बात जहाँ पर आप करते हैं दोस्तों, तो आपको जरूर ये जानकारी होनी चाहिए कि डीमोनेटाइजेशन मतलब क्या है। कि डीमोनेटाइजेशन मतलब जहाँ पे कोई करेंसी आपकी चालान से हटा दी जाती है, उसे एक्सेप्टेबल नहीं किया जाता है, उसके बदले में कोई नई करेंसी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो जो करेंसी आपके पास अवेलेबल है, जो पुरानी करेंसी जो जो चलन में नहीं है, तो उसे आप कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, वो कैसे आप चेंज करके उसे नई करेंसी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी हमें एज अ कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हुए ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने मिलती है कि डीमोनेटाइजेशन मतलब क्या है, डीमोनेटाइजेशन कैसे किया जाता है, डीमोनेटाइजेशन क्यों किया जाता है, ये सारी जानकारी यहाँ पे देखने मिलती है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पे वापस एक बार एक सवाल है दोस्तों आप सभी के लिए कि डीमोनेटाइजेशन हम सभी ने भी देखा था, कुछ सालों पहले इंडिया में भी हुआ था, तो आपको वही शेयर करना है कि हमारे इंडिया में डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था, वो डेट आपको शेयर करनी है। बहुत बढ़िया, मैं देख पा रहा हूँ कृष्णा जी का आंसर यहाँ पे आ चुका है, बबलू जी का भी आ चुका है। वेरी नाइस अंकित, करेक्ट एकदम। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आंसर शेयर कर रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं सभी लोग। मैं आशा करता हूँ सभी लोग ये सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और दोस्तों जरूर इसे नोट डाउन भी करते रहिए, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं पे फ्यूचर में भी काम आने वाली है। ये सारे इंफॉर्मेशन, इन सब का बेनिफिट कहाँ से हो सकता है, इन बेनिफिट आप कैसे उठा सकते हैं। वेरी नाइस। तो मैं आंसर की तरफ बढ़ना चाहूंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 8 नवंबर 2016, जहाँ पे 500 और 1000 की जो हमारी करेंसी थी, पुरानी करेंसी थी, वो कहीं ना कहीं पे चलन में नहीं थी। उसके बदले में हमें नई 500 और 1000 की नोटें वहां पे देखने मिली थी। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ना चाहूंगा। तो और एक सवाल है यहाँ पे दोस्तों कि कुछ आपको एग्जांपल शेयर करने हैं एम कॉमर्स प्लेटफॉर्म के, जो मैंने आपको अभी बताए भी थे, एक्सप्लेन भी किए थे। तो दोस्तों आपको एग्जांपल शेयर करने हैं एम कॉमर्स प्लेटफॉर्म के। तो बढ़िया दोस्तों, वो पुराना सवाल का हो गया। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस शिवांश जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस प्रशांत जी, ग्रेट 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 कबीर जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो मैं जवाब की तरफ बढ़ना चाहूंगा। तो ग्रेट, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है दोस्तों एम कॉमर्स प्लेटफॉर्म के। ये सिर्फ चार एग्जांपल यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल पे और फोन पे, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, एम कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसका इस्तेमाल हम कहीं ना कहीं पे डेली यूज करते हैं। तो ऐसे मैं यहाँ पे 4 एग्जांपल यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल पे और फोन पे। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ना चाहूंगा। तो दोस्तों जैसे कि ये सारी कंटेंट यहाँ पे आपको स्मार्ट कॉमर्स में सीखने मिलते हैं। ये सारा कंटेंट आपका जो ड्यूरेशन होता है, ये सारे कंटेंट सीखने का जो ड्यूरेशन है स्मार्ट कॉमर्स का, वो है 144 आवर्स का, मतलब 144 घंटे का। तो 144 घंटे की अगर मैं बात करूं तो वीक में आपको 6 घंटे की क्लासेस मिल रही है, और 6 घंटे के हिसाब से आपका ये जो कोर्स है 6 मंथ में आपका ये कोर्स कवर हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 12th पास स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है इस कोर्स को करने के लिए।
कि इस कोर्स के लिए एडमिशन लेने के लिए मिनिमम 12 क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, ताकि ये बहुत सारे ऐसे नाम से जो कि 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स को आसानी से वो कर सकता है। नेक्स्ट, देन फीस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, स्मार्ट कॉमर्स कोर्स की जो फीस है 17,499 रुपीज, 17,499 रुपीज इसकी फीस है, जिसमें कि आपको अलग अलग तरह के सपोर्ट मटेरियल भी प्रोवाइड होते हैं। जो सपोर्ट मटेरियल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जिसमें नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें आपको सपोर्ट मटेरियल्स में आईटी एंड बिजनेस कम्युनिकेशन ये बुक्स मिलते हैं, जिसमें कि सिलेबस बुक्स है। किस सिलेबस बुक में 6 तरह के सिलेबस के बुक्स मिलते हैं, जिसमें अलग अलग सिलेबस उसमें कवर होते हैं, चाहे तो आपके एमएस ऑफिस का हो, अकाउंटिंग का हो, बिजनेस अकाउंटिंग हो, ये सारे सिलेबस आपके इसमें कवर होते हैं। 6 सिलेबस बुक्स होते हैं। इसके साथ आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी एक बुक मिलती है, जिसमें आपको जीएसटी का नॉलेज उसमें मिलता है। देन आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और बिजनेस कम्युनिकेशन की 3 बुक्स यहाँ पर मिलती है, जिसमें कि 2 आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की होती है, जहाँ पे बुक 1 और बुक 2 जहाँ पे दो पार्ट्स में उसे डिवाइड किया है, और बिजनेस कम्युनिकेशन की एक बुक वहां पे मिलती है। टोटल ये 3 बुक्स वहां पे मिलती है। देन एक बैकपैक मिलता है दोस्तों, जिसमें कि हमारा एपीएल का एक बैग वहां पर मिलता है। देन मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बुक मिलता है। देन स्मार्ट कॉमर्स का एक डीवीडी सेट मिलता है, जिसमें कि 4 डीवीडीज उसमें आपके अवेलेबल होती है, जो कोर्स से रिलेटेड है। फिर इसी के साथ दोस्तों एक आपको डीवीडी सेट मिलता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बिजनेस कम्युनिकेशन की डीवीडीज अवेलेबल है। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये सारे कंटेंट सीखने के बाद, ये सारा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे मिलती है। तो अपॉर्चुनिटीज के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको एक चार्ट यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इस चार्ट में मैंने इसे 3 हिस्से में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें कि फंडामेंटल और एमएस ऑफिस का एक अलग ये किया हुआ है। देन बिजनेस अकाउंटिंग और टैली एक सेकंड पार्ट में डिवाइड किया है, और ई कॉमर्स और एम कॉमर्स ये थर्ड पार्ट में उसे डिवाइड किया हुआ है। तो ये हमें अपॉर्चुनिटीज, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगी। तो जैसे कि फंडामेंटल्स और ऑफिस, ये नॉलेज के ऊपर, इस स्किल्स के ऊपर हम डेटा एंट्री ऑपरेटर, एक्सेल ऑपरेटर, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यहाँ पे हम एप्लीकेबल हो सकते हैं। जैसे कि हर एक ऑफिस में बैकएंड में जितने भी सारे काम होते हैं, बैकएंड जितने भी सारे लोग हैंडल करते हैं, वहां पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। देन इसी के साथ जहाँ पे हम बिजनेस अकाउंटिंग और टैली के नॉलेज के ऊपर अगर मैं बात करूँ, तो वहां पे आप अकाउंटिंग रिलेटेड किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं, चाहे वो अकाउंट एग्जीक्यूटिव हो, टैली ऑपरेटर हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक मैंने शेयर किया हुआ है, क्योंकि स्मार्ट कॉमर्स कोर्स करने के बाद ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन हो जाती है, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन में दिखाने के लिए आपको ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए मैंने बस 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको शो किए। तो ऐसे हर एक क्षेत्र में आप अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ जैसे कि ई कॉमर्स एम कॉमर्स पे अगर मैं बात करूँ, तो ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव हो गया, एम कॉमर्स एग्जीक्यूटिव हो गया, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट में आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आप देख पा रहे दोस्तों कि इस दौरान बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि अपने आप को कहीं ना कहीं पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लेकर आ चुकी है। वो कहीं ना कहीं पे अपने आप को डिजिटलाइज कर रही है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जिनके प्रमोशन हो, तो वो कैसे ऑनलाइन वे में हो सकता है। तो उनके लिए भी अलग अलग ई कॉमर्स डिपार्टमेंट अलग से एस्टेब्लिश कर रही है। तो वहां पे आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं कि ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव, एम कॉमर्स एग्जीक्यूटिव, बहुत सारे ऐसे अलग अलग जगह पे आप अपने आप के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन ये सारा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो नेक्स्ट, तो इसी के साथ दोस्तों ये इंफॉर्मेशन स्मार्ट कॉमर्स के बारे में यहाँ पे खत्म होती है। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन आपको तो मिलते रहेगी, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को कि हमारे फेसबुक पेज के साथ भी जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि वहां से भी आपको बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन हमेशा आपको मिलती रहेगी। तो आशा करता हूँ कि मैंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी यहाँ पे आपको शेयर कर दिए, क्योंकि स्मार्ट कॉमर्स, बेसिकली स्मार्ट कॉमर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना तो बहुत, मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट है कि जो और भी ज्यादा डीपली आपको क्लियर करने में बहुत सारा टाइम ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए समय की सीमा होने के कारण मैं जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा आपकी तरफ नॉलेज शेयर करने का प्रयास कर चुका हूँ। तो आपके जो भी डाउट्स या कोई क्वेश्चंस हो गए तो उसे
सॉल्यूशन करने का मैं जरूर प्रयास करूंगा। ऋषिकेश सर, आपने जब बीच में एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेस के बारे में बताया था, तो एक छात्र का एक क्वेश्चन था कि एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेस दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंट क्या है? देखिए सर, जैसे कि एमएस एक्सेल, तो एमएस एक्सेल में हम आसानी से कोई भी डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल में भी बताया था कि एग्जांपल में जैसे कि एग्जाम शीट हो गया, तो वो स्टूडेंट्स का डेटा वहां पे मेंटेन किया हुआ है। तो लेकिन जिसमें कि अगर बात करें कि एक्सेस में कि आपको अलग अलग वे में किसी के टेबल्स दिखाने, जैसे कि टेबल्स अलग अलग टेबल दिखाने, जहाँ पे सेल्स चार्ट दिखाने कि पिछले साल का सेल्स कितना था, ये साल का सेल्स कितना है, तो ये सारे अलग अलग तरह में अगर चार्ट के स्वरूप में आपको दिखाने, तो वो आसानी से बन जाते हैं आपके एक्सेस में, जहाँ पे प्राइवेट टेबल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग टेबल्स का आप इस्तेमाल करके उससे बना सकते हैं। मैं देख रहा हूँ ऋषिकेश सर, आपने बड़ा ही शानदार तरीके से स्मार्ट कॉमर्स को स्टूडेंट के सामने और हमारे जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम है उनके सामने बड़ा ही शानदार तरीके से को प्रेजेंट किया। और पूरा टीम मैं देख रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया से जहाँ से भी कनेक्ट हैं सब सेटिस्फाइड हैं। बट कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमारे पास भी आ रहे हैं, लाइक ईआरपी जो होता है हमारा, वो एग्जैक्टली है क्या और कैसे फंक्शन करता है किसी ऑर्गेनाइज, नंबर 1। नंबर 2, किसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ईआरपी का क्या रोल है? ओके, तो जैसे कि ईआरपी की अगर मैं बात करूं सर, तो ईआरपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके एक ऑर्गेनाइजेशन को, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन को एक सिंगल सॉफ्टवेयर आपको हैंडल कर सकता है। जिसमें कि अगर बात करें कि आपके जो भी छोटे से छोटे ट्रांजेक्शन हो, वो इस ईआरपी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप उसे देख सकते हैं या उसे ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में कितना सेल आ रहा है, कितना सेल जा रहा है, कितने स्टॉक आ रहे हैं, कितने स्टॉक जा रहे हैं, ये सारा रिकॉर्ड कहीं ना कहीं से आपको दर्ज करना पड़ता है। जिसके अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आपकी छूट जाती है, मतलब आपका कोई 1 रुपया भी अगर छूट जाता है, तो वो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये सारा डेटा कहाँ पे अगर रिकॉर्ड हो सकता है, वो डाटा अगर कहीं पे आप ट्रैक कर सकते हैं, तो उसके लिए टैली एक बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जहाँ पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। चाहे वो छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे छोटे से छोटा शॉप हो, या फिर बड़े से बड़ा कंपनी हो, वो सारे इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या सारी चीजें आ रही है, क्या सारी चीजें जा रही है, कितना आपका सेल हो रहा है, कितना आपका एक्सपेंस हो रहा है, ये सारी चीजें वहां पे आप दर्ज कर सकते हैं। और उसे आप ईयर एंड में, जहाँ पे जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 31 मार्च का, उस फाइनेंशियल ईयर में आप ये सारे जो भी ट्रांजेक्शन है उसे टैली करके आपका बैलेंस शीट कहीं ना कहीं पे मेंटेन कर सकते हैं। जहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, यहाँ पे आप उसे टैली कर सकते हैं। तो टैली मतलब क्या है कि जैसे कि एक आपको गणना करना, कि अकाउंट करना या फिर काउंटिंग करना होता है। ये सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे एक सहरसा से जुड़े हुए हमारे एक सर हैं, सुरेश सर, उनका एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर एम कॉमर्स और ई कॉमर्स क्या है एग्जैक्टली, ये दोनों दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों के एक आसान भाषा में थोड़ा समझाने की कोशिश करें, क्योंकि उनका आ रहा है क्वेश्चन हमारे पास। तो जैसे कि सर ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, बेसिकली अगर मैं बात करूं ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, प्लेटफॉर्म दोनों सेम है, लेकिन जहाँ पे हम ई कॉमर्स, जैसे कि ये सारी सर्विसेज अगर हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से या फिर लैपटॉप के माध्यम से, तो वो इंटरनेट के माध्यम से तो जुड़ी हुई है, तो वो हो जाती है कहीं ना कहीं पे ई कॉमर्स में। और यही सारी फैसिलिटी, जहाँ पे ई कॉमर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 टाइप में ई कॉमर्स हमें देखने मिलता है: B2B, B2C, B2E और C2C, जिसके अलग अलग टाइप में, जैसे कि बिजनेस टू बिजनेस हो गया, कस्टमर टू कस्टमर हो गया, जैसे कि OLX आपने देखा होगा। B2B बिजनेस टू बिजनेस, जहाँ पे आपने डी मार्ट देखा होगा। तो ये सारे क्या है, बिजनेस टू बिजनेस। तो यहाँ पे ई कॉमर्स क्या होता है कि दोस्तों, कि जहाँ पे आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए, जहाँ पे आप कंप्यूटर से जुड़े हुए हो या फिर लैपटॉप से जुड़ के ये सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। और सेम जहाँ पे ये सारी सर्विसेज हम कहीं ना कहीं पे मोबाइल के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपकी हो जाती है एम कॉमर्स, जहाँ पे आपको पैसा ट्रांसफर, जैसे कि मैं अगर बात करूँ कि मैं आज ऑटो में घूमने जा रहा हूँ, तो ऑटो में चलते हुए मैंने पैसे पेड करने के लिए अपने मोबाइल से मैं वो ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। लेकिन वहीं पे अगर मुझे ये ट्रांजेक्शन ई कॉमर्स जैसे कि लैपटॉप से अगर करना हो, तो वो कहीं ना कहीं पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो वो सारी चीजें आसान कर दिए कहीं ना कहीं पे एम कॉमर्स में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बस मोबाइल में हम इस्तेमाल करते तो उसे एम कॉमर्स कहा जाएगा, और इंटरनेट पे हम इस्तेमाल करते उसे ई कॉमर्स कहा जाएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।
और कोई क्वेश्चन है? वैसे क्वेश्चन और भी हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन कोई और पूछना चाहेंगे? ऋषभ सर, आपके साइड से कोई क्वेश्चन है? तो दोस्तों ये सारे सेशन जो है आपको फेसबुक पर भी मिल जाएंगे, तो फेसबुक से जुड़े रहिए, तो फेसबुक पे आप सारे सेशंस भी वहाँ पे देख पाएंगे। सर एक्चुअली मेरा सवाल तो नहीं है, पर कुछ दोस्तों का जैसे कि मैसेज आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है वो छूट गया। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ दोस्त कि आपने यहाँ पर जो भी देखा है डिजिटल, डिफरेंट डिजिटल एप्लीकेशन, उसके जो यूजेस आपने ऋषिकेश सर से सुने, उसका किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से उसकी सहायता से हम चीजों को ऑपरेट कर सकते हैं, वही डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये पार्ट उन्होंने कवर किया है। तो दोस्तों वो पार्ट छूटा नहीं है, वो चीजें पहले भी शेयर की जा चुकी हैं ऑलरेडी, और जो चीजें शेयर नहीं की है वो सर ने यहाँ पे डिफरेंट डिजिटल एप्लीकेशन के पार्ट में वो कवर किया है। तो थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर आज का क्लासेस। और मैं आगे अमन सर को बोलूंगा कि प्लीज सर आप आगे सेशन को लेकर जाएं। थैंक यू ऋषभ थैंक यू। सर, थैंक यू ऋषिकेश सर और अनुराग सर, आप लोगों ने मिलकर बड़ा ही शानदार तरीका से इस प्रोग्राम को आज हेल्डअप किया। बहुत ही शानदार तरीका से मैं देख रहा हूँ इंडिया के हर स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं, और कुछ चेहरा को तो मैं खास करके बोलूंगा जो एवरी अल्टरनेट डे पे जो हमारा ये प्रोग्राम होता है उससे जुड़ते हैं। दोस्तों एक छोटा मेरा रिक्वेस्ट फिर से आप लोगों से रहेगा कि आप अकेले नहीं जुड़े, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव को, अपने पड़ोसी को, सबको इनवाइट करें इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि एपीएलएल का ऑब्जेक्टिव है इस नॉलेज को पूरे इंडिया के अंदर में मैक्सिमम लोगों तक स्प्रेड करने का, पहुंचाने तक, और ये आपके हेल्प के बिना नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, आप अपने टीम या जो भी आपके जूनियर हैं, ऑनलाइन हैं, या जो भी आपके स्टूडेंट हैं, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दे और मोटिवेट करे कि इस प्लेटफॉर्म से वो जुड़े, साथ ही साथ ये ज्यादा से ज्यादा जुड़े, और साथ ही साथ जो हमारा एक ऑनलाइन क्लासेस, फ्री क्लासेस जो चल रहा है आईटी स्मार्ट प्लस का, या स्मार्ट कॉमर्स का, या डीजी स्मार्ट 1 या डीजी स्मार्ट 2 का, जो 4 बैचेस चल रहे हैं, इसका भी लिंक आपको जाता है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इसका भी फायदा आप उठाएं, क्योंकि कंपनी इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म को आगे लेके आ रही है आपके विकास के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपके नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए। तो इसका भरपूर फायदा उठाएं। आप ही रही, आप मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। और तीसरी जो सबसे अहम बात है, वो हमारे फेसबुक पेज से आप जरूर जुड़े, क्योंकि 27,000 से ऊपर लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुका है, और ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से नॉलेज बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इंफॉर्मेशन के मैक्सिमम आपको एपीएलएल और एपीएलएल की एक्टिविटी कर रही है, एपीएलएल क्या थॉट प्रोसेस है, कैसे अलग अलग इवेंट एपीएलएल करा रही है, या एजुकेशन के ऊपर अलग अलग चीजें कैसी एपीएलएल आप लोगों के लिए ला रही है, ये एक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलेगा। इसलिए आप एपीएलएल का फेसबुक पेज है उसको जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट्स अपना पॉजिटिव जरूर डालें। और जितने भी लोग हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज इस क्लास का, इस शो का, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। बस ऐसे ही बनते रहे और प्यार दिखाते रहे, ताकि हमारे टीम को एवरीडे बेसिस पे कुछ नया करने का जो एनर्जी है वो आपके से मिलेगा, और कुछ नया और इनोवेटिव चीज लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको हम सिखाया जा सके। और लास्ट नॉट द लिस्ट, कोविड-19 का स्ट्रिक्टली जो गाइडलाइन है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या अपने स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसको जरूर फॉलो करें, क्योंकि आपकी सेफ्टी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके फैमिली के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो स्वस्थ रहें, खुश रहें, लोगों को जागरूक करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें, और मैक्सिमम से मैक्सिमम एपीएलएल का डिजिटल प्लेटफॉर्म का फायदा उठाएं, चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो, या प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, या एपीएलएल का फेसबुक पेज हो, या यूट्यूब चैनल हो, इससे जरूर जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टीम, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच इस शो का हिस्सा बनने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। टेक्निकल टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सेशन को वाइंड अप कर दें।